शुरू करें सर? बिल्कुल, 37 मिनट है आपके। सर मुझको विश्वास है कि आप समय पे समाप्त करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे सर। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कि आपने यूनियन बजट 2025-26 पर आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का मौका दिया। सर, इस बजट को सरकार ने मिडिल क्लास का बजट कहकर बताया और कहा कि ये मिडिल क्लास की सारी समस्याओं का हल है इस बजट में। तो सबसे पहले सर मैं मिडिल क्लास की चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद अपने भाषण के अन्य भागों पे जाता जाऊँगा। सर, पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज और स्कीम्स लाई जाती हैं जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिबेट, टैक्स इंसेंटिव्स, न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। इसी के चलते सर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में मांग यानी कि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। तमाम आंकड़े एफएमसीजी सेक्टर से लेके गाड़ी बेचने वाले कंपनियों की सेल्स के आप उठाकर देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा, और खर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। मिडिल क्लास खाली सेंसस के लिए नहीं है सर, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके अपने सपने हैं। 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था हनी आई श्रंक द किड्स। मुझे लगता है भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए हनी आई श्रंक इंडियाज मिडिल क्लास। सर, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास टैक्स उससे वसूला जाता है जैसे उससे किसी अधिकार से हम टैक्स ले रहे हैं और सुविधा उसको एहसान मुताबिक दी जाती है। सर, नेस्ले इंडिया के अभी आंकड़े आए जो इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में आता है। उस आंकड़ों में यह पता लगा कि 8 वित्तीय वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ग्रोथ उन्होंने दर्ज कराई है। और जब नेस्ले इंडिया के चेयरमैन से यह बात पूछी गई कि क्यों आप अपनी लोएस्ट ग्रोथ पर आ गए, तो नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि भारत का मिडिल क्लास खरीद नहीं रहा, भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। मैं महंगी गाड़ी और महंगे मकानों की बात नहीं कर रहा सर, लेकिन सस्ती गाड़ी और सस्ते मकान जो मिडिल क्लास खरीदता है उनकी डिमांड घटती जा रही है, उसकी प्रोडक्शन घटती जा रही है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर है। काफी चर्चा हुई सर सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। सर, लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम।
और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती, लेकिन जो बाकी 3 करोड़ बचे मात्र वो ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो किन लोगों का फायदा हो रहा है ये भी समझने की आवश्यकता है। और इसका मुकाबला आप करिए सर, सीएमआई का डेटा बताता है कि इस देश में कंजम्पशन के आधार पे 43 करोड़ इंडियन, 43 करोड़ भारतीय भारत की मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र 2 से 3 करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या? वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जीएसटी वो लोग भी देते हैं जिनको सरकार उन 80 करोड़ भारतीयों को जिनको फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। तो सही मायने में अगर आप भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। सर, मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर, जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे यह चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली, अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं, लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 4 लाख की जो 40,000 की मिलती थी वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी, या वो ऑल्टो गाड़ी जो 3-3.5 लाख की मिलती थी अब 10 लाख रुपए की मिलने लगी। ये सच्चाई है सर, और इसलिए है क्योंकि सर सैलरी बढ़ती नहीं, बचत होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती है। और सर, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स बताती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि सैलरी औसतन मात्र 3% बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में, जबकि फूड इन्फ्लेशन 10%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15% और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और न जाने कितनी इन्फ्लेशन तो इनसे कहीं ज्यादा ऊपर आंकड़ों पर आज मंडरा रही है, लेकिन उसके मुकाबले सैलरी मात्र 3% बढ़ी है। सर, देश का मिडिल क्लास एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में भी फंसने जा रहा है। मैं ये भी भविष्यवाणी आज करना चाहूंगा, क्योंकि भारत का हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो आज 40% पे खड़ा हो गया। सरल भाषा में बताऊं तो भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो, या चाहे वो अन्य प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज पर पैसा लेना हो। यानी कि जो सैलरी 1 तारीख को आती है वो पहले ही आपके रोजमर्रा के जीवन में जो आपने खर्चा करने के लिए ब्याज पर पैसा लिया हुआ है उसके भुगतान में लग जाती है, और इंडिया का मिडिल क्लास एक डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। ये लोन कोई मकान बनाने के लिए या दफ्तर खरीदने के लिए या एसेट क्रिएशन के लिए नहीं है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, जो भारत के मिडिल क्लास को एक डेट ट्रैप में खड़ा करता जा रहा है। सर, सैलरी तो 7 तारीख को आती है महीने की, लेकिन 1 तारीख को मकान मालिक आ जाता है दरवाजे पे दरवाजा खटखटाने की किराया दो, और सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय एक छोटा सा अपना मकान, जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए सर, आज रियल एस्टेट के प्राइसेस आपकी अर्निंग्स, मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं कि रिटायरमेंट 2-3 जन्म काम करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वो 2 BHK अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मिडिल क्लास आज सरकार को वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सच्चाई यह है सर कि मिडिल क्लास के घरों में जब कभी शादी का कार्ड आता है तो चिंता हो जाती है कि सगन में कितना पैसा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ नया सूट सिलवाना पड़ेगा, ट्रेन का खर्चा हो जाएगा, एटसेट्रा। सर, मिडिल क्लास के साथ साथ मैं दूसरा बड़ा मुद्दा जो आज इस वक्तव्य में आपके सामने पेश करना चाहूंगा सर, वो है रेलवे का। सर, रेलवे का एक अतिरिक्त बजट आया करता था जिसकी प्रथा बंद हो गई। आप इस
भारतीय रेल की महत्व इसी चीज से समझ सकते हैं कि उसके लिए एक अतिरिक्त बजट सदन में पेश किया जाता था। क्योंकि अब रेल बजट पेश नहीं होता तो उस पर व्यापक चर्चा भी नहीं होती। लेकिन इस वक्तव्य के माध्यम से मैं रेल बजट से संबंधी कुछ चीजें आपके सामने अवश्य रखना चाहूंगा। इस यूनियन बजट 2025-26 में माननीय वित्त मंत्री जी ने 2,55,000 करोड़ की फाइनेंशियल एलोकेशन रेलवेज की कैपेक्स के लिए मांगी है। ये 2009 से 2014 के बीच में लगभग 50,000 करोड़ होती थी, जो आज इतने गुना 5 गुना बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। तो इस पे व्यापक चर्चा अवश्य होनी चाहिए। सर, भारतीय रेल जो भारत की लाइफलाइन कहलाई जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी ना हो तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी ना चाहे। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है। सर, भारतीय रेल एक समय इस देश के 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल की वो स्थिति है जो शायद ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के तमाम रेलवे से अगर आप कंपेयर करें तो बद से बदतर होती जा रही है। सर, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, स्विट्जरलैंड की है, डेनमार्क की है, स्वीडन की और अन्य देशों की है, उससे ज्यादा लोग भारतीय रेल में रोज सफर करते हैं। सर, इतना महत्व है भारत की रेलवे का। लेकिन